नमस्कार। जब भी देश का आम बजट आता है, तो उसका असर हर घर परिवार के बजट पर पड़ता है और इसलिए लाज़मी है कि हमारी बजट के साथ एक्सपेक्टेशंस भी हों। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के यूनियन बजट की बात करें, तो हमारी पर्सनल टैक्सेशन को लेकर क्या उम्मीदें हैं? आइए आज के अंक पे बात करते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराता हूं। स्वागत कीजिए ईशा भाटिया का। नमस्कार ईशा जी। थैंक यू सर। और साथ ही नमस्ते सर। वेलकम करना चाहेंगे सीए अभय गर्ग का। वेलकम। नमस्ते सर। तो ईसा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, उसमें इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स क्या हैं? सर अभी तो जो स्लैब रेट चल रहे हैं आम जनता के लिए, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो हमारे रेसिडेंट हैं उनके लिए अप टू 2.5 लाख तो निल है, जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। और 2.5 लाख से ज्यादा अगर 5 लाख तक की इनकम है तो 5%, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो 20%, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। यही अगर सीनियर सिटीजन है जो कि 60 साल से ऊपर है, वो अप टू 3 लाख तक निल है। फिर उनका वैसे ही चलेगा 3 लाख से 5 लाख 5%। और अगर जो 80 साल तक के हैं उससे ज्यादा है तो 5 लाख तक निल है, 5 से 10 20%, एंड 10 लाख से ज्यादा का 30%। जी। और अभी हमने देखा कि जब गत वर्षों में बजट पेश किया गया, तो इस इनकम टैक्स स्लैब रिजीम के साथ-साथ एक नई रिजीम भी आई थी। उसमें किस तरह का बदलाव था? कितनी लोकप्रिय हुई वो रिजीम? यस सर। सर अभी एक या दो बजट पहले ये न्यू टैक्स रिजीम आई थी, जिसमें कि टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिए गए थे, क्या या तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहे या फिर न्यू टैक्स स्लैब के साथ आ जाए। न्यू टैक्स स्लैब में उसको कोई भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस जो मिलती थी उसको ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से वो उसको अलाउड नहीं होती, बट उसके लिए उसको जो टैक्स रेट थे वो कम हो जाते थे। तो न्यू टैक्स स्लैब जो रिजीम आई थी, उसमें जो टैक्स स्लैब है वो जो रेट है उन पर टैक्स स्लैब का वो कम हो जाता है। लाइक 2.5 लाख तक तो निल ही रहेगा, बट 2.5 से 5 में वो भी 5% है। अब बात आती है सीधे 5%, 5 लाख से ऊपर वाले इनकम वालों की। उसमें पहले जो टैक्स था वो सीधे 20% पहुंच जाता था, बट इसमें 10 और 15% के दो स्लैब दे रखे हैं। इनको डिवाइड करके कि 7.5 तक की इनकम है तो आपका 10% लग रहा है, और 7.5 से 10 लाख तक की इनकम है तो 15% लग रहा है। ऐसे ही इन्होंने और भी डिवाइड कर रखा है 15 लाख तक की इनकम के लिए, जिसमें कि 2.5 2.5 लाख पर हर 5% इंक्रीज हो जा रहा है रेट। तो इससे टैक्स पेयर को बेनिफिट ये हो जाता था कि उसको एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी या डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, बट उसके टैक्स रेट कम हो जाते थे। जिन लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या कोई डिडक्शन नहीं लेनी है, उनके लिए ये बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज जब उनको कोई इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन नहीं करनी है, लाइक एटीसी की डिडक्शंस हैं या अदर एग्जेम्पशंस हैं, अगर वो नहीं उन्हें लेनी है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाइए, जहाँ आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर उसमें वो कम आती है तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो जी। ये चीज सोचकर सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम लेकर आया। जी, पर आपको लगता है ईशा, शायद नई टैक्स रिजीम उतनी लोकप्रिय नहीं हुई क्योंकि भले टैक्स रेट कम थे, हम सबको इतनी आदत पड़ गई है एटीसी डिडक्शन की, हाउस रेंट अलाउंस की। तो क्या आपको लगता है 22-23 के आम बजट में नई टैक्स रिजीम को पॉपुलर करना है, तो कम से कम कुछ बुनियादी डिडक्शन उसमें भी शामिल की जाए? हाँ सर, इतनी ये लोकप्रिय नहीं हुई क्योंकि इसमें जो नॉर्मल डिडक्शंस हैं जो हमारी जो सरकार को देनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीज की और हाउस रेंट अलाउंसेस है, जो तो आम आदमी मतलब लेना चाहेगा। तो इस वजह से ये थोड़ी लोकप्रिय नहीं हुई। एटीसी की डिडक्शंस जो थोड़ी कॉमन है, जी। तो इसके तो ऊपर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि नई टैक्स रिजीम को भी पॉपुलर बनाने के लिए कम से कम एटीसी की रिडक्शन या हाउस रेंट अलाउंस को तो शामिल किया जाए। लेकिन व्यूअर्स को बताइए, जब हम आयकर की बात करते हैं तो आय को भी समझना होगा। आय के कौन-कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? सर, जब हम कंप्यूटेशन करते हैं एक आम आदमी की, तो उसमें हम 5 देखते हैं कि उसकी इनकम कहाँ से आ रही है। पहली तो होती है देखो सर सैलरी की, जो आम आदमी जॉब वगैरह करता है, तो वहाँ से उसको जो भी सैलरी मिलती है एम्प्लॉयमेंट में से वो। दूसरी होती है सर हाउस प्रॉपर्टी, अगर इंसान अपना घर बेच रहा है या खरीद रहा है, ये स्विच उसमें से।
तीसरी होती है सर प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें हमारा जो बिजनेसमैन होता है वो कवर हो जाता है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें से वो आ जाती है सारी। और चौथी होती है कैपिटल गेन, जिसमें हम शेयर ट्रेडिंग वगैरह लेते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय भी हो गई है अब, और हमारी कैपिटल्स जो हम बेचते हैं जमीन वगैरह वो सब। पांचवी होती है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें जो बाकी इनकम है, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो बैंक से आ रहा है वो आता है। तो ईशा, जो आपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम में बताया कि मान लीजिए कोई घर खरीदता बेचता है, अगर वो घर रेंट पे देता है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगी? हाँ जी सर, वो हाउस प्रॉपर्टी की सर इनकम में ही आएगी। जी सर इसमें मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा कि जी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसमें सिर्फ रेंटल इनकम्स आती है। हाउस प्रॉपर्टी की सेल परचेज कैपिटल गेन में जाती जी, ये हाँ जी। महत्वपूर्ण आपने बताया, क्योंकि ईशा, एक टैक्स पेयर होने के नाते कई बार हम लोग ये धारणा रखते हैं कि हाउस बेचने खरीदने में, तो ये मुझे भी यही था, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ये यहाँ पर हाँ अभय जी ने जो क्लैरिफाई किया है, इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आएगी, और अगर घर बेचते खरीदते हैं तो वो कैपिटल गेन में आएगी ईशा। है, कैपिटल गेन में जाती है। ओके, तो ये कैपिटल बिल्कुल। गेन्स में दो तरीके की इनकम आती है सर। अच्छा। एक तो शेयर्स की सेल परचेज, नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल आम आदमी के लिए दो ही चीजों की कैपिटल गेन की इनकम आती है, या तो हाउस प्रॉपर्टी लैंड वगैरह सेल करने का या परचेज करने के लिए उसमें, और दूसरा शेयर्स और म्यूचुअल फंड सेल परचेज, उसकी इनकम आती है कैपिटल गेन्स में। जी, और एक एक करके मैं ये पांचों और समझना चाहूंगा, ताकि ये जो हम कई बार कंफ्यूजन रहता है वो आज क्लियर कर सकें, और इसीलिए आज का ये फोरम महत्वपूर्ण है। सैलरी से शुरू करता हूँ। नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से सैलरी पाते हैं। 30-31 तारीख को जब मैसेज आता है सैलरी इज क्रेडिटेड, बड़ी खुशी होती है, लेकिन फिर टैक्स भी बहुत चला जाता है। अब आम बजट जो आएगा 1 फरवरी 2022 को, अभय जी, क्या अपेक्षा है आपकी? सर इनकम इन रिलेशन टू सैलरी, सैलरी वाले लोगों के लिए मेरे हिसाब से सर उनकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी उन्हें ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, जो नॉर्मली सैलरी क्लास पर्सन ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही रहता है, इसीलिए वो न्यू टैक्स रिजाइम पॉपुलर भी नहीं हो पाई थी। बिकॉज नॉर्मली जो लोग हैं, आम आदमी है, वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही जाता है, बिकॉज उसको वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं और एग्जेम्पशंस मिलती हैं, उसके हिसाब से उसका टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाता है। तो अभी जब स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात है, वो अभी 50,000 रुपए है अभी जो सरकार दे रही है, बट उसे वो बढ़ानी चाहिए सरकार को। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उनको वो स्टैंडर्ड डिडक्शन डबल करनी चाहिए, बिकॉज जो अभी कोरोना के वजह से लोग जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला है, उसमें बहुत लोगों ने अपने होम पर ही सेटअप किया है अपना बिजनेस, अपना जॉब का एरिया। लाइक उन्होंने वाईफाई लगवाए हैं, या उन्होंने लैपटॉप्स खरीदे हैं, या उन्होंने टेबल चेयर फर्नीचर कुछ से बनाते हैं, तो उनका भी जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर उन्होंने करना चाहा है, जिससे कि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी बात की मिलनी चाहिए कि उनको एक सरकार वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में एक सपोर्ट कर रही है, या फिर उन्हें वर्क का जो अलाउंस है, जो वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस है, वो एडिशनल मिलना चाहिए, जिससे कि उनका थोड़ा सा ये बर्डन जो है वो कम हो सके। जी, ईशा, आप भी इत्तेफाक रखेंगी, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा है वर्क फ्रॉम होम ये कल्चर आया है। तो अगर मैं घर में ऑफिस स्पेस अपना बना रहा हूँ, बिजली का खर्चा बढ़ रहा है, लैपटॉप वाईफाई जैसा अभी ने कहा, तो आपको भी लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कम है, बढ़नी चाहिए? हाँ जी सर, मुझे भी लगता है, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद अभी वाईफाई लगवाया है अपने घर में इसके चलते। क्योंकि अच्छा, तो चलिए, ये तो एक बिल्कुल एक्सपेक्टेशन सर। है जहां पर हमारे सारे मेहमान सहमत हैं। अबे जी, हमने देखा है कि कोविड काल में बच्चों ने भी शिक्षा ऑनलाइन की, तो खर्चा वहां भी बढ़ा, और वैसे भी बच्चों की शिक्षा बिल्कुल का खर्चा तो होता ही है। क्या वहां पर भी कोई बिल्कुल बदलाव आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। सर मैं एक्सपेक्ट करना चाहूंगा, एक्सपेक्टेशन है मेरी कि जो सरकार ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 80C में डिडक्शन देती है, उसको भी बढ़ाना चाहिए, बिकॉज वो डिडक्शन सरकार ने पता नहीं कब से नहीं बढ़ाई है। और वो आज के टाइम पर अगर एजुकेशन का मैं खर्चा देखूं, तो मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल में भी इतना, इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा एक बच्चे का, जो कि अभी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पर सरकार देती है। और ये तो अभी अभी जी ये शिक्षण एग्जिस्ट।
1014 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का? सर इट इज सेक्शन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज गिवन अंडर 1014 बट Okay. इट इज डिडक्टेड अंडर डिडक्शन जो मिलती है वो 80C में मिलती है। अच्छा, इसकी डिडक्शन इनकम आपकी 1014 में अवेलेबल है बट डिडक्शन आपको 80C में मिलती है इसकी। तो आप कह रहे हैं इसको कितनी बढ़ाकर कम से कम कर दें वित्त मंत्री? अभी जो एग्जिस्टिंग है वो 100 रुपए पर चाइल्ड है अप टू 2 चाइल्ड तक। बट मेरे हिसाब से सर 100 रुपए में तो आज के टाइम पे एक बुक भी नहीं आएगी। तो इसको अलाउंस तो बढ़ाना चाहिए और मेरे हिसाब से इसको करीब करीब 1000 पर चाइल्ड अप टू 2 तक रखना चाहिए। जी बिल्कुल, एजुकेशन फॉर ऑल का सपना भारत ने देखा है और उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल। पेरेंट्स को ये थोड़ी मदद जरूर वित्त मंत्री करें। चलिए हाउस प्रॉपर्टी पे आते हैं। ईशा जी, वो पॉइंट तो क्लियर हो गया था कि हाउस प्रॉपर्टी में हम रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं, और हमने देखा है एक और फैक्टर जो हाउस प्रॉपर्टी में आता है वो ये कि मैं होम लोन लेकर अपना घर बनाऊं। तो होम लोन में जो रियायत है वो अभी कितनी है? क्या आप मांग करेंगे कि इस दिशा में भी वित्त मंत्री जरूर गौर फरमाएं? सर एक आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर हम उसके नजरिए से देखें तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका खुद का अपना घर हो, किराए पे ना रहे। ये एक सपना तो होता ही है हर इंसान का। तो अगर आप घर खरीदते हैं तो मोस्टली लोग लोन लेके ही खरीदते हैं, क्योंकि एकदम से इतना एक्सपेंस तो नहीं कर सकता इंसान। तो अब अगर लोन लेते हैं उस पे इंटरेस्ट की जो डिडक्शन सरकार ने अभी दे रखी है वो 2 लाख है, जो मेरे हिसाब से तो कम है। थोड़ी बढ़ा के अगर रियायत दी जाए सरकार तो वो 2.5 लाख तो करनी चाहिए, ताकि थोड़े और लोग, आम लोग देख पाए उस सपने को भी। जी, और अभय जी, सर खासतौर पे जब सर हम होम लोन लेते हैं, मान लो 10 साल 20 साल का, हमने देखा है शुरुआती सालों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। यस सर, मैं यही पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि जो भी पब्लिक है, आम आदमी है, उसका अगर एक ये सपना है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जितने भी आप पीरियड का इंटरेस्ट अपना रीपेमेंट बनवाएंगे, उसमें भी शुरुआत के जो पीरियड होते हैं उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है। जो अगर आप अगर इसकी ये डिडक्शन आप 2 से 2.5 लाख या 3 लाख तक कर देंगे तो उस पर वो जो बर्डन है वो कम पड़ेगा। बिकॉज इंटरेस्ट भी एक तरीके से गवर्नमेंट की ही इनकम है। जब हम बैंक से पैसा ले रहे हैं उसको बैंक को ही इंटरेस्ट दे रहे हैं और वो सारी चीजें ऑनलाइन होती है। तो उसमें मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो बढ़नी चाहिए। और जो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग शब्द आपने यूज किया, कितने तक का मकान एक व्यक्ति ले कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आए? और यूं तो आज का हमारा कार्यक्रम डायरेक्ट टैक्स पे है, आपको लगता है कि होलिस्टिक नजरिया देखना पड़ेगा? क्या जीएसटी के एंगल से भी यहाँ पर कोई इनपुट आप देना चाहेंगे? सर जीएसटी के नजरिए से इनपुट में यही रहेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है वो करीब 45 लाख तक की जो हाउसेज होते हैं उनके लिए होती है, कि जो आप 45 लाख तक का लोन लेते हैं। अब उस पे जो इंटरेस्ट वगैरह जो बनता है उसकी तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको कि 2 लाख से 2.5 लाख तक हो जानी चाहिए, 3 लाख जी। तक होना चाहिए। और जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका आईटीसी मिलता है, आईटीसी में थोड़ा सा उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए आईटीसी के लिए भी, जिससे कि वो उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए क्योंकि अभय जी, अगर हाउसिंग। मैं सही फैक्ट रख रहा हूं तो 45 लाख से नीचे, जैसा आपने कहा, अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% जीएसटी है, 45 लाख से ऊपर 5%, लेकिन आईटीसी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि आईटीसी भी जरूर मिलना चाहिए, वो ऑप्शन भी जरूर मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो उम्मीद है कि एजुकेशन फॉर ऑल के साथ साथ हाउसिंग फॉर ऑल पर भी हम ध्यान देंगे। ईशा जी, बिल्कुल पीजीबीपी पर आते हैं। बहुत से लोग नौकरी पेशा हैं, लेकिन अब भारत में तस्वीर बदल रही है और हमने देखा है कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। ऐसे में हाँ आप जी सर। क्या कहेंगी, पीजीबीपी को लेकर किन मुद्दों पर फोकस किया जा सकता है? सर आज के युग में अगर देखा जाए तो बहुत से जो युवक हैं वो अपना मतलब बिजनेस सेटअप करने पे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रोफेशन में आने की पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसमें जो अभी अगर हम देखें, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन एक आता है सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए में। जी 44 एडी हमारा बिजनेस का है और एडीए प्रोफेशन का है। तो इसकी जो लिमिट है, जो सीलिंग लिमिट है जिसके बाद हमारा टैक्स ऑडिट लगता है, वो बढ़ानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा ये सपना देख पाए और उसको साकार भी कर पाए। जो अभी 8 करोड़ और सॉरी
50 लाख एंड 8 करोड़ एंड 6 करोड़ है। प्रोफेशन की 50 लाख है, इसको बढ़ानी चाहिए। जी, ओके, तो प्रिजम्पटिव इनकम का दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स ऑडिट की डिमांड नहीं है, तो बहुत से छोटे लघु बिजनेस इसमें आ सकते हैं, आसानी से अपनी इनकम कंप्यूट कर हाँ सकते हैं, जी। टैक्स पे कर सकते हैं। और स्लाइड में जो हमने दूसरी चीज देखी अभय जी, वो बड़ी हैरत अंगेज थी। हमने अब तक इनकम टैक्स तो सुना था, लेकिन एक्सपेंडिचर पर भी टैक्स लग सकता है। क्या ये नया एक कॉन्सेप्ट है जिसपे चर्चा हो रही है? यस सर, एक्चुअली एक्सपेंडिचर टैक्स और इनकम टैक्स, इनकम पर तो शुरुआत से हर कोई इनकम पर अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस कैलकुलेट हो रही है या इन द फॉर्म ऑफ इनकम कंपटीशन टैक्स कैलकुलेट हो रही है। बट ये जो एक्सपेंडिचर टैक्स है वो बिजनेसेस के लिए, बिजनेसेस पर मॉनिटर करने के लिए है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई फेक एक्सपेंस होता है तो उस पर ये मॉनिटर कर सके एक्सपेंडिचर टैक्स के हिसाब से, कि लाइक आप कोई फेक एक्सपेंस डाल देते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाए, जिसकी वजह से आप फेक एक्सपेंसेस ना डालें। जो फेक एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सरकार ने टीडीएस लेके आई थी, वो मॉनिटर करने के लिए यही था कि टीडीएस लाइक आप सैलरी पर काट रहे हैं या आप कमीशन पे काट रहे हैं या आप कोई पेमेंट कर रहे हैं उस पर काट रहे हैं टीडीएस, तो वो भी एक मॉनिटर का तरीका था सरकार का। और दूसरा टैक्स कलेक्शन का भी, कि एडवांस टैक्स भी आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है टीडीएस कटने से। तो ऐसा ही ये एक्सपेंडिचर टैक्स भी होगा, इसका भी आपको रिबेट तो मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए कि आपने एक्सपेंडिचर टैक्स में आपने पेड किया है, तब आपको इनकम टैक्स में या एक्सपेंडिचर टैक्स में आपको रिबेट मिले। बट ये एक तरीका अच्छा होगा सरकार की तरफ से कि वो मॉनिटर कर सके कि आपके फेक एक्सपेंसेस ना डाले जाए। जी बिल्कुल। और वित्त मंत्री की कोशिश रहेगी कि चाहे नौकरी पेशा लोग हों या बिजनेस में, टैक्स बेस बढ़े, दायरा बढ़े। और आपसे भी आग्रह करेंगे, अगर आप चाहते हैं देश विकसित हो, तो आप जरूर जो है ना टैक्स भी दें, समय पर दें, और पे टैक्स करो रिलैक्स। और हम तो ये अपने हमने क्लाइंट्स को बोलते ही नहीं फेक एक्सपेंसेस डालने के लिए। चलिए, हमने सैलरी की बात की, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना, आपने हमें पीजीबीपी के बारे में बताया। ईशा कैपिटल गेन पे आते हैं। ये बताइए, कोरोना काल के 2 साल में क्या ईशा भाटिया ने भी डीमैट अकाउंट खोल के बहुत से शेयर्स खरीदे, निवेश किया? नहीं सर, मैंने डीमैट अकाउंट नहीं खोला, लेकिन हाँ, मेरा अदर अकाउंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में, एसआईपी वगैरह है। जी, सर, लेकिन एक लेकिन बहुत से लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले हैं, मैंने जिनकी भी रिटर्न्स देखी हैं, मोस्टली लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग करी है, क्योंकि अब लोग बाग चाह रहे हैं कि उनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आए, एक सैलरी या प्रोफेशनल बिजनेस इनकम के अलावा। तो इसके रिगार्डिंग जो सरकार अपना टैक्स ले रही है, उस पे अगर विचार करे थोड़ा, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ले रही है उस पे, क्योंकि बहुत से लेकिन लोग आगे आना चाहते हैं डीमैट ये ट्रेडिंग में। बात ईशा ने बिल्कुल सही कही कि कोरोना काल में हमने देखा है डीमैट अकाउंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन एक कारण जो ईशा या ऐसे और लोगों ने अब तक डीमैट नहीं खोला है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अबे, जिन्हें नहीं मालूम, थोड़ा समझाइए ये एसटीटी क्या है भला? यस सर। सर, एसटीटी एक चार्ज है सरकार की तरफ से, जो कि आप शेयर्स सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उन पर उसका जो टोटल अमाउंट होता है शेयर सेल का या परचेज का, उस पर वो फी एक लगाई जाती है। और वो जो फीस थी, वो हमारे पी चिदम्बरम जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2004 2004-5 में, उन्होंने ये एसटीटी इंक्लूड किया था। बिकॉज जब उन्होंने ये इसलिए इंक्लूड किया गया था कि जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं था, जो आपके शेयर्स की सेल परचेज से होते हैं, उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो एग्जेम्पशन थी। बट अभी ये पिछले साल के बजट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1 लाख तक की एग्जेम्पशन है, उसके बाद वो टैक्स लगना चालू हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मेरा मानना ये है कि आपकी जो शेयर्स की सेल परचेज पर भी आप एसटीटी ले रहे हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ले रहे हैं, दूसरा आप इनकम पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले रहे हैं। तो जो ये डबल टैक्सेशन का नजरिया आ रहा है सरकार की तरफ से कि ये टैक्स एसटीटी भी लग रहा है और टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग रहा है, वो हटना चाहिए। यानी या आप ये फिर कह रहे हैं कि आप, डबल टैक्सेशन है, जो शेयर खरीद रहा है, हाँ, बेच रहा है, वो दोनों ट्रांजैक्शन पे एसटीटी दे रहा है, और उसके बाद हाँ लॉन्ग टर्म जस्ट, कैपिटल गेन जो कि इसमें या शॉर्ट exempt टर्म था। या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अच्छा, या दोनों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई एग्जेम्पशन नहीं है 1 लाख तक की भी, अच्छा। बट दोनों पर वो टैक्स भी दे रहा है।
तो मेरा मानना ये है, या तो इनका टैक्स रेट कम होना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, या फिर एसटीटी हटा देनी चाहिए। बिकॉज ये एसटीटी इंक्लूड जब हुई थी जब आपका लॉन्ग टर्म पे कोई टैक्स रेट नहीं था, कोई टैक्स लगता नहीं था। तो जब आप एसटीटी को हटा भी नहीं रहे हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपने टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पर ये डबल टैक्सेशन हो रही है, जो पुराने एक्ट्स में नहीं होती थी और अब ये चालू हो रही है। तो अभय मेरे जी, को इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि एसटीटी को या तो हटाया जाए और डबल टैक्सेशन कम की जाए। ये जो दूसरा आपने सुझाव रखा है कि एलटीसीजी का रेट कम हो, तो थोड़ा बताइए। इस समय अगर कोई शेयर खरीदता है और होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल यस गेन, तो मौजूदा टैक्स रेट क्या है और आप क्या आग्रह कर रहे हैं, कितना कम कर देना चाहिए इसको? सर, मौजूदा टैक्स रेट 10% है अबव 1 लाख रुपीज, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आप अब कहेंगे? उसी को मैं चाहूंगा कि कम से कम आधा ये हो जाना चाहिए। बिकॉज इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप ये समझिए कि आपके पास नेट इनकम तो दिख रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मान लीजिए आपने 1 लाख के शेयर खरीदे और 2 लाख में उसे बेचा, और वो बेचे आपने 5 साल बाद, तो लेकिन 1 लाख रुपए जो आपकी जेब से लगे वो आज के पीरियड में लगे, और उसकी 5 साल बाद आप अगर कॉस्ट देखेंगे तो वो वैसे ही इन्फ्लेटेड हो जाती है। वो 1.5 लाख तक, 2 लाख, पौने 2 लाख तक वैसी बैठ जाएगी। तो आपको तो दिखेगा कि आपका गेन हो रहा है 1 लाख का, लेकिन वो एक्चुअल में तो 1 लाख नहीं होगा। जी तो उस पर वो इफेक्ट तो आएगा सर उसका। जी बिल्कुल। तो उस पर वो टैक्स रेट में कमी होगा। जी, और मुझे लगता है कि विकसित भारत के लिए जरूरी है कि निवेशक बैंक से पैसा बिल्कुल। निकालकर निवेश जरूर करे, चाहे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी अदर। मार्केट में। तो वहां पर इंसेंटिव देने बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम चाहते नहीं। तो आइए आखिरी सोर्स पे चलते हैं। ईशा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या बदलाव चाहती हैं आप? सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जैसे लोग अपनी सेविंग्स क्रिएट करते हैं। जी, आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इशू। आप बताइए अभय। यस सर। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं। एक रेजिडेंट के लिए जो कि 60 ईयर्स से कम एज का है, और जो 60 ईयर्स से अबव एज का है। दो सेक्शंस होते हैं जिसमें कि हमें डिडक्शंस मिलती है फॉर सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट एंड एफडी अकाउंट इंटरेस्ट और रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह। जो भी इंसान इनमें पैसे रखता है उनको सेविंग के तौर पर ही वो रखे जाते हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखे जाते हैं। अब जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो 60 ईयर्स से कम एज वाला है, वो उसको सिर्फ ये एग्जेम्पशन है सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट में, जो कि अभी एग्जिस्टिंग 10,000 रुपए है, कि उसको 10,000 रुपए के सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, और 10,000 से ऊपर कूदते ही उसे टैक्स देना पड़ेगा, वो उसके नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से। जी बट मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो एग्जेम्पशन की लिमिट है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कम से कम कर देनी चाहिए सरकार को। बिकॉज जो इंसान अपनी सेविंग्स कर रहा है वो अपने भविष्य के लिए सेविंग कर रहा है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कोई इनकम कमाने के लिए कर रहा है। अगर आप उसमें भी 10,000 से ऊपर पे टैक्स लेना चालू कर देंगे, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी कम होती चली जी जाएगी। जी, तो ईशा जी भी वापस जुड़ गई हैं। आप भी इत्तेफाक रखती हैं अभय जी से कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिमिट है उसे जरूर सरकार बढ़ाए? आई थिंक कनेक्शन इशू है। या स्टिल कनेक्शन इश्यूज। जी, तो या एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभय जी। 80C की डिडक्शन जो है ना, वो बहुत फोकस में रहती है, और हमने देखा है लंबे समय से वहां पर 1.5 लाख की रियायत है, और उसमें इतनी सारी चीजें हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम भी उसी में ही है, और उसमें बच्चों की ट्यूशन फीस भी उसी में ही है, बिल्कुल और सर, जो होम लोन बिल्कुल। का इंटरेस्ट। वहां पर आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 80C के डिडक्शन को डबल कर देना चाहिए कम से कम। जो अभी 1.5 लाख है उसे कम से कम 3 लाख कर देना चाहिए। बिकॉज 80C के डिडक्शन में आपने 100 मतलब बहुत सेवरल चीजें उसमें आ रखी है, और इंसान की सेवरल चीजें 1.5 लाख में यूं ही एग्जॉस्ट हो जाती है वो लिमिट। कि आप पीएफ, सैलरी कोई बंदा है तो उसका पीएफ कट रहा है, एनपीएस जी कट रहा है, जी उसका क्या कहते हैं,
और डिडक्शंस है, या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो डिडक्शन मिलती है, जो उसके चिल्ड्रन के लिए खर्चे हैं, वो जी सारी लिमिट बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए यूं ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जी दूसरी चीज, जब आप ये डिडक्शंस बढ़ाएंगे तो उसको भी एक इन्वेस्टमेंट का एक नया जरिया मिलेगा कि अगर वो उसका पीएफ कट रहा है तो वो अदर इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में भी कर सके। जी पीपीएफ में बहुत ही अच्छी स्कीम है पीपीएफ, जिसमें कि ना आपको इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगता है, ना आपको इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, ना आपको उसके जो रिडीम करते हैं हम पीपीएफ 15 साल का जो स्कीम है, उसके बाद जब हम रिडीम करते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं होता है। तो जी पीपीएफ की स्कीम है, तो उसमें भी वो अदर इन्वेस्टमेंट कर सके। उसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए, कम से कम 3 लाख तो करनी चाहिए। बट जी देखते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि भाई हमारे आम आदमी की भी सुनी जाए सरकार में। अब जी। देखते हैं ईशा, कितना बड़ा। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। तो एटीसी में तो हमने बात की, और स्लाइड में जरूर हम 2.5 लाख की कम से कम मांग रख रहे हैं, लेकिन अभय कहते हैं कि 3 हो जाए तो और भी अच्छा, तो 1.5 लाख ये बढ़कर ईशा 2.5-3 लाख ईशा होगा की तो मांग ठीक। है 2.5 लाख, मेरी 3 लाख की सर। लेकिन आखिरी जो मैं सवाल पूछूंगा ईशा, हमने देखा है कोरोना काल में हर घर परिवार में मेडिकल के खर्चे बढ़े हैं। सेक्शन 80D क्या रियायत देता है मेडिकल खर्चों को लेकर, और यहाँ पर आपकी क्या मांग है? सर, कोरोना काल में मेडिकल खर्चे इतने बड़े हैं। सर, इज आई एम हियरेबल? यस। सर, कोरोना काल में मेडिकल खर्चे इतने बड़े हैं, हर घर में मतलब कोविड हुआ है। जैसे हमने देखा, जिसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, जो आम आदमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है उसका। तो इसकी जगह डिडक्शन देखी जाए तो ये बहुत मतलब जो इतने एक्सपेंस हुआ है उसके हिसाब से बहुत कम दे रहे हैं सरकार। हालांकि सरकार ने अलग। जी, नेटवर्क इशू है तो नेटवर्क शुक्रिया इशू ईशा। सर, मैं एक्सप्लेन कर देता आप हूँ, कोई बताइए। दिक्कत। हाँ सर, इसमें क्या है कि कोरोना के वजह से जो लोगों के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, उसमें जी उन्हें कोरोना, आई थिंक ये भी था कि कोरोना उनमें कवर नहीं था, जो उनके नॉर्मली एक्सपेंस लाइफ इंश्योरेंस, वो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस हो रखे थे, उसमें वो कोरोना के एक्सपेंसेस कवर भी नहीं थे। और जहां तक मैंने देखा है, कोरोना में अगर कोई इंसान एक बार हॉस्पिटल चला गया तो उसके एक्सपेंसेस ऐसे शूट अप होते थे कि मतलब लोगों के एफडीज जी टूट जाती थी। तो मेरे हिसाब से सरकार को आज के टाइम पर अनएक्सपेक्टेड लाइफ देखने की वजह से, जो कि कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम की जो लिमिट है वो बढ़ानी चाहिए, जिससे कि इंसान अपने आप को सिक्योर कर सके मेडिकल एक्सपेंसेस के रिलेशन में, कि हाँ आज मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे ये मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनी खड़ी है कि हाँ वो एक्सपेंसेस पेड करेगी। और उसमें सेल्फ है, स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, सभी को कवर करना है। तो उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि कोरोना में वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा ये कोरोना ने बहुत आहत किया है। तो जी बुजुर्गों की भी लिमिट जो है वो भी बढ़ानी चाहिए, और बच्चों को भी और सभी को कवर करते हुए इसकी लिमिट कम से कम मेरे हिसाब से जो अभी 25 है उसे 50 करके, और जो 50 है उसे 75 करके, कि एज अ इंक्रीमेंट। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मुझे एक्सपेंसेस किसी भी हॉस्पिटल में पेड करने हैं जी तो करीब करीब मेरे को ये मान के चलना चाहिए कि मेरा कवर कम से कम 10 से 20 लाख का होना चाहिए। और 10 से 20 लाख के कवर में कम से कम प्रीमियम इतना बन जाता है आपका पूरा फैमिली कवर के हिसाब से, कि जी आपका 1 लाख या 75,000 या 50,000 का कवर आराम से बन जाता है। जी तो मेरे हिसाब से ये सरकार को बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखना दिलचस्प रहेगा कि 80C में, जिसमें पीएफ भी है, इंश्योरेंस भी है, क्या इंश्योरेंस को अलग एक कैटेगरी बनाकर, ताकि हम कम से कम लाइफ इंश्योरेंस को और बढ़ावा दें और वो एक साथ क्लब ना हो। चलते चलते ईशा जी, थोड़ा नेटवर्क इशू जरूर रहा आपके साथ, लेकिन आपको लगता है इस बार बजट डिजिटल बजट होगा? भाई खाता नहीं, ऐप भी होगा, तो ये हाँ जी। डिजिटल की सर वो आदत तो कितनी पिछली बढ़ती बार जा भी रही था, है? जी वो सर, बजट जैसे तो पिछली बार हमारी भी था। मोदी सरकार डिजिटलाइजेशन हो रही है तो हमें लगता है थोड़ा डिजिटल बजट होगा। जी सर वो तो पिछली बार भी था, डिजिटल बजट ही आया था, अब तो बही खाते बंद हो गए। जी। तो अब तो भाई खाते। निर्मला सीतारमण जी एक डिजिटल टैब में अपना बजट लेके आई थी पिछली साल में।
इस बार तो सर बजट की बात करिए तो हलवा नहीं मिलेगा। जी चलिए, उम्मीद करते हैं ओमिक्रॉन में हर कोई सुरक्षित रहेगा और जो बजट आएगा उससे हर घर परिवार के बजट को और प्रोत्साहन मिलेगा। आज आकर बजट उम्मीदों पर चर्चा करने के लिए अभय जी आपका, आयशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।